दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने दिवेर की लड़ाई की आवश्यकता को समझा था। वैसे ही दिवेर की भौगोलिक स्थिति का भी अध्ययन किया और अंत में महाराणा प्रताप जी ने इस युद्ध के लिए क्या रणनीति बनाई, इस बारे में गहराई से जानकारी ली। इस भाग में हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप जी ने किस तरह से ऐसे सोच विचार कर बनाई गई योजना को कैसे लागू किया और इसके दूरगामी परिणाम, जैसे कि एक ही वज्राघात में शक्तिशाली शत्रुओं को कैसे मिट्टी में मिला दिया, उससे दुश्मन के दिल में कैसे दहशत पैदा हुई और अंत में युद्ध की परिणति की कैसे खोई हुई राजधानी पर फिर से आदित्य झंडा फहराया, यह सब हम गहराई से देखेंगे। तो यह निश्चित है कि आप इस मनोरम लेकिन प्रेरक इतिहास को बिना एक भी दृश्य खोए देखना पसंद करेंगे। चलो तो फिर। नमस्कार दोस्तों, ये चैनल हमने इतिहास में घटी देश विदेश की अच्छी दूरी पर महत्वपूर्ण घटनाओं को प्लान व्यू द्वारा भौगोलिक परिस्थिति के साथ यूनिक तरीके से दिखा के समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको वो ऐतिहासिक घटनाएं समझने में आसानी हो और उसमें से जो भी अच्छा है उसे अपने देश की उन्नति के लिए स्वीकार करें और उनमें जो भी गलतियां हैं उनसे सबक ले और वे हमसे भविष्य में ना हो इतने जागृत बने। हर एक भारतीय एक जानकार व्यक्ति, एक जिम्मेदार नागरिक और एक सकारात्मक देशवासी बने, इसी विजन के साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा ये प्रयत्न आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने इस इबुना और हम चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमें ऐसे ही नए नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम। इस रणनीति के अनुसार हमले की मुख्य जिम्मेदारी राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और प्रधानमंत्री भामा शाह को सौंपी गई थी। योजना के अनुसार 26 अक्टूबर 1582 को सवेरे लगभग 8 बजे एक विशेष सांकेतिक इशारे के साथ पूरी मेवाड़ी सेना शत्रु पर टूट पड़ी। इधर पैदल सेना और भील सेना के साथी योजना के अनुसार समय पर हमला करने के लिए रात में ही निकल चुके थे। जगह दुर्गम होने के कारण छोटा लेकिन तेज अश्व दल सही समय पर सही जगह पहुंचा और दुश्मन से टकरा गया। यहाँ घने पेड़ों के कारण सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए मुगल सैनिक अभी सुबह होने पर भी सोए हुए थे। गुप्तचरों द्वारा मिली इस जानकारी का उपयोग ऐसे युद्ध के समय को निर्धारित करने के लिए किया गया था। अचानक हुए इस हमले से सुल्तान खान एकदम से हड़बड़ा सा गया। वह तलवार लेकर शाही शिविर से बाहर आया और मेवाड़ के सैनिकों का विरोध करने लगा। वहीं अन्य शाही सैनिकों ने जो हाथ आए उस शस्त्र से लड़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया, परंतु पूरी तैयारी से युद्ध के लिए उतरे मेवाड़ी सैनिकों ने उन पर हर तरफ से जोरदार हमला कर दिया। तो उधर पहाड़ पर छुपे भील सैनिकों द्वारा जहरीले तीरों और पत्थरों की सही बारिश से शाही सेना पूरी तरह से अभिभूत हो गई और दुम दबा के भागने लगी। लेकिन सुल्तान खान ने युद्ध के लिए खुद को तैयार किया और हाथी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय मेवाड़ी सैनिकों ने सुल्तान खान सवार हो रहे हाथी के आगे के पैरों को ही काट दिया। राणा प्रताप जी ने अपने भाले को हाथी की सूंड पर इतनी जोर से फेंका कि भाले की वार ने हाथी का सिर चकनाचूर कर दिया और वह सुल्तान खान के साथ नीचे गिर गया। इस कठिन समय के दौरान सुल्तान खान ने तुरंत अपने आप को संवारा और पास के एक सैनिक के घोड़े पर सवार होने की कोशिश की। सुल्तान खान तलवार चलाने में बहुत कुशल था, तो राजकुमार अमर सिंह का भाला लेकर आरोहण उनके ऊपर प्रबल रहेगा। ऐसी दूरदर्शी योजना राणा प्रताप जी ने पहले ही बना ली थी। तो राजकुमार अमर सिंह, जो यहाँ सुल्तान खान की प्रतीक्षा कर रहे थे, उसके सामने आए और योजना के अनुसार अपने भाले को सुल्तान खान पर इतनी जोर से मारा कि भाला सुल्तान खान के शरीर और जिस घोड़े पर वो सवार था उससे आर पार निकल गया और परिणाम स्वरूप सुल्तान खान घोड़े के साथ जमीन पर गिर गया। भाला सुल्तान खान के सीने में इस कदर गड़ा कि बिना किसी विकल्प के सुल्तान खान की छाती पर कदम रखना पड़ा और उसे बाहर निकालना पड़ा। गंभीर रूप से घायल सुल्तान खान ने इस तरह मौत की कभी कल्पना भी नहीं की होगी, इसलिए उसने उस योद्धा को देखने की इच्छा व्यक्त की जिसने उस पर हमला किया था। जैसे ही राजकुमार अमर सिंह उनके सामने प्रकट हुए, सुल्तान खान ने अमर सिंह को पहचान लिया और कहा, मैं आपके शस्त्र से पवित्र हो गया हूँ और अंतिम सांस लेने से पहले पानी मांगा। राणा प्रताप जी ने जब सिपाहियों की मदद से अपने घोड़े पर बंधी गंगा कुपी से सुल्तान खान को पानी पिलाया, तो अंततः अमर सिंह को ही देखते हुए सुल्तान खान ने अपने प्राण त्यागे।
दिवेर घाटी में सबसे महत्वपूर्ण चौकी पर हमले और उस पर तैनात प्रसिद्ध सरदार का इतनी बुरी तरह खात्मा देख उस चौकी पर तैनात शाही सैनिक भाग खड़े हुए। उन्हें देखकर दिवेर के पास अन्य शाही चौकियों पर तैनात सैनिक भी भ्रमित हो गए। नतीजन उन्होंने भी अपने स्थानों को त्याग अवलोकन करना शुरू कर दिया। उसी समय उन पर झाड़ियों में छिपे भील सैनिकों ने हमला किया और उनमें से कईयों को मार डाला। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक अन्य प्रसिद्ध मुगल योद्धा बहलोल खान लोदी दिवेर नाल से कुछ दूरी पर कुंभलगढ़ की दिशा में हमीरसर चौकी के निचले हिस्से में तैनात थे। दिवेर घाट में हंगामे की आवाज सुनते ही वह अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस दिशा में जाने के लिए तैयार हो गया। चूंकि यह तय किया गया था कि दिवेर घाटी में सुल्तान खां का सामना अमर सिंह और भामाशाह करेंगे और राणा प्रताप जी खुद बहलोल खान का सामना करेंगे, तो योजना के अनुसार ठीक उसी समय राणा प्रताप जी स्वयं चुनी हुई सेना के साथ उसके सामने खड़े हो गए। फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे को मारने की नियत से घोड़ों को इशारा दिया। यहाँ बहलोल खां भाला चलाने में बहुत कुशल था, इसलिए उससे तलवार से लड़ना निश्चित किया गया था। और वैसे भी राणा प्रताप जी भाला चलाने में जितने कुशल थे, उतने ही या उससे भी तलवार चलाने में अधिक तेज व फुर्तीले थे। जब दोनों घुड़सवार तेजी से एक दूसरे के पास आए, तो राणा प्रताप जी ने उनकी सिरोही तलवार से पहला वार इतनी जोर से किया कि बहलोल खान और उसका घोड़ा गाजर मूली की तरह खड़े कट गए और धाराशायी हो गए। पहले दिवेर की घाटी में सुल्तान खान, फिर सबसे ऊपर चौकी पर तैनात बहलोल खान का खात्मा करने के बाद योजना के अनुसार राणा प्रताप जी कुंभलगढ़ की दिशा में हमीरसर की ओर आगे बढ़े। लेकिन ऐसी अपार शक्ति का योद्धा जिसके भाले के एक वार से भारी भरकम हाथी का माथा फूट रहा हो, जिसने बहलोल खान जैसे मजबूत योद्धा को उसके घोड़े के साथ तलवार की एक ही वार से गाजर मूली की तरह खड़ा काट गिराया, वह खुद अब कुंभलगढ़ की ओर आ रहा है। यह जानकर कौन मरने के लिए उसके सामने खड़ा रहेगा। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि वे उस दिशा में ही आ रहे हैं, हमीरसर और कुंभलगढ़ में तैनात मुगल सैनिक अपनी चौकियों को छोड़कर भाग निकले। फलस्वरूप राणा प्रताप जी का कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। वास्तव में तो तलवार के एक भी वार के बिना मेवाड़ का अभेद्य दुर्ग कुंभलगढ़ पुनः उनके अधीन हो गया। चूंकि राणा प्रताप जी का जन्म इसी किले पर हुआ था और राज तिलक भी यही हुआ था, साथ ही पुरानी राजधानी का स्थल होने के कारण उनका इस किले से भावनात्मक जुड़ाव था, इसलिए उनके लिए इस किले पर जीत पर हर्षित होना स्वाभाविक था। इस प्रकार दिवेर की घाटी में सुबह 8 बजे शुरू हुआ युद्ध दोपहर करीब 4 बजे कुंभलगढ़ पर विजय के साथ संपन्न हुआ। दिवेर की लड़ाई और उसकी जीत सही अर्थों में एक नई शुरुआत थी, क्योंकि इस ऐतिहासिक लड़ाई के बाद ही राणा प्रताप जी ने एक बार फिर मुगल शासित मेवाड़ क्षेत्र को जीतना शुरू कर दिया। इसलिए हमारे सामने महाराणा प्रताप जी के विजयी पराक्रम की यह लड़ाई निश्चित रूप से एक अजय राजा के रूप में हल्दी घाटी की पराजित लड़ाई से अधिक योग्य और महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? तो किसी भी तरह की लड़ाई के लिए, चाहे वह रणनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत हो, ठीक से योजना कैसे बनाई जाए, सामूहिक जिम्मेदारी कैसे निभाएं, दुश्मन की मानसिकता को कैसे पहचानें, उसकी अज्ञानता और मौके का फायदा कैसे उठाएं, और आदरणीय महाराणा प्रताप जी की तरह सबसे पहले देश का और वैकल्पिक रूप से अपने स्वयं के विजय ध्वज को कैसे ऊंचा रखना है, यह सीखना चाहिए। अंत में इस आश्वासन के साथ हम इस गौरवशाली विजयी इतिहास को यहीं समाप्त करते हैं कि महाराणा प्रताप जी का लार्जर देन लाइफ व्यक्तित्व ऐसे एक अवसर में पूरी तरह से प्रकट नहीं होगा। तो अगले कुछ एपिसोड में हम आपको इस बहुआयामी व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दिखाएंगे। अगर आपको हमारा ये गहराई से मगर आसान तरीके से इतिहास समझाने का प्रयास पसंद आया हो, तो कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को जरूर लाइक करें और हमारी धरती पर घटा प्रखर स्वाभिमान का ये इतिहास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलें, ताकि हल्दी घाटी के पराक्रमी लेकिन पराजित योद्धा राणा प्रताप जी ये पहचान मिट जाए और उससे सरस इस दिवेर घाटी के युद्ध के विजयी योद्धा के रूप में उनकी पहचान सभी भारतीयों तक पहुंचे। धन्यवाद। वंदे मातरम।